कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 काव्यखंड से आत्मकथ्य। हेलो एवरीवन, क्षितिज का जो पाठ 3 है काव्यखंड से, उस पाठ 3 के जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उनकी कविता है आत्मकथ्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का पहले हम वो देख लेते हैं जीवन परिचय। उनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे वो नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का उन्होंने अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। यहाँ पर उनकी प्रमुख काव्य कृतियां लिखी हुई हैं: चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वो कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। उनके गद्य में जो भी लिखा हुआ है, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उनके ये सारे नाटक थे। तो कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास थे। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके क्या थे? कहानी संग्रह। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में भी साफ साफ दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया था, मतलब जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्र थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। तो जो प्रसाद जी हैं वो इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता उनकी ये थी आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान, रोचक मानकर लोग वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति हुई है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। मधुप यानी भौरा, घनी, अधिक, अनंत, विशाल, नीलिमा, नीलाकाश, असंख्य जिसकी कोई संख्या ना हो। जीवन इतिहास यानी जीवन की कहानी। व्यंग्य, मजाक, मलिन, गंदा, उपहास, मजाक, दुर्बलता, कमजोरी, बीती यानी कि जो मतलब हम पे गुजरा हो, है ना। ओके, सो यहाँ पे आप इस पैरा में जो ये लाइंस हैं, इसका जो प्रसंग है, इसमें आप क्या लिखोगे कि क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से लिया गया है ना, आत्मकथ्य कविता से, जिसके कवि क्या कौन है? जयशंकर प्रसाद। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का एक मतलब प्रस्ताव मिलता है, तब अतीत की जितनी भी घटनाएं होती हैं, है ना, वो एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगती है। तो ये जो काव्यांश है, इसमें कवि अपने मित्रों से प्रश्न भी करते हैं कि आखिर वो कवि की आत्मकथा को सुनना क्यों चाहते हैं। जो कवि हैं वो भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे। अब मन को क्या बताया है? भंवरा। गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गूंजता फिरता है ना, गुंजार करता है, ठीक उसी तरीके से आज कवि का जो मन है ना, मन रूपी जो भंवरा है, वो भी अतीत की यादों में गुनगुनाकर गूंजते हुए न जाने अपनी कौन सी कहानी को कहना चाहता है। कवि कहते हैं कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व
आनंद रूपी पत्तियों से भरा रहता था। अब वो सभी पत्तियां मुरझाकर कैसी हो गई हैं, एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आज उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं। जीवन में सुख की जगह क्या आ गया है, दुख और निराशा आ गई है। तो इस हिंदी साहित्य में न जाने कितने ही महान पुरुषों अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में कितने लेखक, कितने कवियों ने अपनी आत्मकथा लिखी है ना। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि वो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। मतलब इस लाइन से वो क्या कहना चाह रहे हैं कवि, कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी जो कमियां हैं उसका मजाक बनाते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा हुआ है। फिर भी दोस्तों, मित्रों, तुम मुझसे ये कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, मतलब पहले, है ना, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। फिर आगे कवि क्या कहते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। गागर रीति यानी जो गुजरी हुई है, गागर रीति यानी जो खाली घड़ा होता है ना, ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो। फिर कवि अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव ही नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी घड़े में जो सुख, खुशियों और आनंद रूपी रस थे वो सब तुमने खाली कर दिए, उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी घड़े से निकाल कर अपने जीवन रूपी घड़े में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। मतलब जो कवि है वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अपनी आत्मकथा में ऐसे लोगों के बारे में लिखूं, है ना, जिसकी वजह से जिनकी वजह से मेरे को दुख पहुंचा है या कोई तकलीफ पहुंची है, तो वो लोग पढ़कर कहीं ऐसा ना समझे कि उन्होंने अपने जीवन में सुख कर लिया और मेरे जीवन में दुख भर दिया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। विडंबना यानी दुर्भाग्य, सरलते यानी सरल मन वाले, प्रवंचना यानी झूठ कपट छल, उज्जवल गाथा यानी सुख भरी कहानी, आलिंगन बाहों में भरना, और मुस्किया यानी मुस्कुराकर। तो इस काव्यांश पे जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना सरल होता है उसको लोग उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं। कवि अपने जो प्रपंची मित्र हैं उनकी असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, साथ ही वो अपनी निजी पलों को भी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते। वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने जीवन को दुखमय समझते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि कहते हैं कि ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे दोस्त मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले की मैं हंसी कैसे उड़ाऊं। मैं अभी तक दूसरों के स्वभाव को नहीं समझ पाया हूँ। मेरे सीधे स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई, जैसे कुछ लोगों ने मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अपने कपटी जो मित्र हैं उनके, जिन्होंने उनको कुछ धोखा दिया है एक तरीके से, है ना, या दुख दिया है, उन मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। फिर आगे कवि कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मतलब कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए जो भी मधुर पल है उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी पत्नी के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए उससे प्यार भरी मीठी बातें करके जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां, जो यादें हैं, वही तो अब मेरे जीने का सहारा है। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ, उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं कैसे दूसरे और बाकी लोगों के बीच बांट सकता हूँ, है ना, मैं नहीं बांटना चाहता। फिर आगे कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में वो सुख ही नहीं मिला जिसका मैं सपना देख रहा था।
जो सपना वो देख रहे थे, उस सपने को देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था वो अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अब इससे कवि का कहना क्या है कि कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन जीने की जो एक कल्पना की थी, है ना, जो सपना देखा था, वो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। अरुण यानी कपोलो, है ना, लाल गाल, मतवाली मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी प्रेम भरी, उषा यानी सुबह, निज यानी अपना, और यहाँ पे सुहाग का मतलब है सुहागिन होने की अवस्था, है ना, सौभाग्य। मधुमाया यानी प्रेम से भरी हुई, स्मृति यानी यादें, पाथे यानी सहारा, पथिक यानी यात्री, और पंथा रास्ता। ये जो काव्यांश है, इसमें कवि अपनी पत्नी की सुंदरता की तुलना किससे कर रहे हैं? जो सुबह होती है ना, जो सुबह उदय होती है। वो ये भी तर्क देते हैं कि अभी उनकी जो आत्मकथा है वो उसको लिखने का सही टाइम नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम ही नहीं किया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। कवि अपनी प्रिया के यानी अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उसके जो लाल गाल है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके गालों की मदहोश करने वाली सुंदर छाया में प्रेम बिखेरती हुई प्रेम भरी जो सुबह है वो सुहागिन की तरह क्या हो रही है? उग रही है, उदित हो रही है। अर्थात इसका मतलब क्या है? ऐसा लगता था जैसे सुबह जो है वो अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। सीवन यानी सिलाई, उधेड़ यानी खोलना, कंथा का मतलब होता है गुदड़ी या जीवन की कहानी या मन के भाव, मौन चुप होना, व्यथा यानी दुख। आगे जो कवि है वो कहते हैं कि कवि के अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए जो पल हैं उसको वो किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अपने दिल में ही संजोकर रखना चाहते हैं। कवि पूछते हैं कि मेरे अंतर्मन रूपी जो गुदड़ी है, अंतर्मन को उन्होंने क्या बताया है? गुदड़ी, उसकी सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिखूं। अर्थात वो कहते हैं कि मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ा काम ही नहीं किया है जो मैं सुना सकूं किसी को। कवि आगे कहते हैं कि अच्छा होगा जो मैं चुप रहकर शांति से दूसरे लोगों की कहानियों या आत्मकथाओं को सुनूं। तो मेरी आत्मकथा सुनकर क्या प्रेरणा हासिल करोगे? कवि तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं आया है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय क्या है? शांत है। वो अभी थक कर सोया हुआ है। कवि अपने दुख के पलों को भूलना चाहते हैं और इस समय वो अपने दुखद पलों को भूले हैं, है ना, मतलब भूले हुए हैं, इसलिए वो वापस उनको दोबारा से दुखद अतीत को कुरेदना नहीं चाहते हैं, है ना, फिर से दुखी होना नहीं चाहते हैं। ये थी कविता जयशंकर प्रसाद की, जो कि उनको एक प्रस्ताव मिला था कि आप उनके दोस्तों के थ्रू कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। लेकिन जो कवि थे प्रसाद जी थे, वो उस वक्त तैयार नहीं थे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए, है ना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भाई, एक तो सबसे पहली बात वो सोचते थे कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करी है जो मैं किसी को लिख के सुना सकूं और दूसरे लोग कुछ मुझसे मतलब कुछ प्रेरणा ले सके। और दूसरा ये कि वो ये भी सोचते थे कि जो दूसरे लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो पढ़ करके एक लेखक की या एक कवि की ना, मतलब उपहास ही उड़ाते हैं उसकी कमियों को पढ़ के। तो इस वजह से भी वो लिखना नहीं चाहते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अभी सही टाइम आया भी नहीं है। तो उस ना लिखने के उस चक्कर में उन्होंने ये क्या कर दिया, अपनी आत्मकथा एक कविता लिख दी।